यस, वेलकम ऑल, सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़ी है चेतना साबू मैम, जो कि हमारे साथ फाइनेंशियल एजुकेशन का ज्ञान शेयर करेंगी। सो थैंक यू, ओवर टू यू चेतना मैम। थैंक यू सो मच। Jai Shri Krishna and good morning to all. Yes, I'm very much thankful to our sister and Science Club team, all of you, to give me this opportunity to share my knowledge and just to use this platform. Thank you so much. So, जैसे आप सबको पता है कि ये मेरा 4th सेशन है। पहले हमने मतलब बच्चों के लिए एक सेशन लिया था, छोटे बच्चों के लिए। देन वी हैव स्टार्टेड फॉर द टीनेज। तो टीनेज बच्चों में हमने 6 स्टेप्स देखे थे कि फाइनेंशियल फ्रीडम अगर हमें अचीव करनी है तो टीनेज बच्चों ने कैसे शुरुआत करनी है। तो फर्स्ट स्टेप वाज द अर्निंग मनी एंड देन द सेकंड स्टेप वाज टू सेव मनी एंड थर्ड स्टेप जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ग्रो योर मनी। ठीक है, अर्न कर लिया हमने, उसको सेव कर लिया। सेव करके ऐसे तो नहीं रखेंगे, पैसा अपने आप नहीं बढ़ेगा। अगर उसे बढ़ाना है, उसे उसकी ग्रोथ चाहिए हमें, तो उसे हमें प्रॉपर तरीके से उसे मतलब उसकी ग्रोथ करनी है। ठीक है, तो आज के सेशन में हो सकता है कि कुछ टर्म्स है ना टीनेज बच्चों के लिए थोड़ा सा मतलब वो लोग कोरिलेट ना कर पाए। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, बट स्टिल अगर ऐसा होता है तो डोंट वरी, मैं पहले से बता देती हूँ। रीजन बीइंग, जैसे आपको पता है आरसी सर ने हमें कितनी बार कहा है कि हमारे जो ये माइंड में एक जो रहता है, टॉप पे जो 10% रहता है दैट इज कॉन्शियस माइंड एंड नीचे 90% जो रहता है दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं ये डेटा आपके उसमें स्टोर कर लेगा, और जब फ्यूचर में जब एक्चुअल एक्शन आप करने जाओगे तब आपको ये सारा डेटा अगेन रिट्राइव होगा एंड यू वुड बी एबल टू कोरिलेट एंड आपको एक्शन लेने में काफी आसानी होगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे मैं कहूंगी कि सेविंग हम बोलते हैं कि जैसे बच्चे या टीनेज उन्होंने मतलब उनको मंथली अलाउंस मिला या उन्होंने खुद की अर्निंग स्टार्ट की, तो उसके बेसिस पे उनके पास कैश आ गई। ज्यादा से ज्यादा शायद उन्होंने सेविंग बैंक में इन्वेस्ट कर लिया कि नहीं चलो कैश ज्यादा नहीं रखते। हमने लास्ट टाइम भी बात की और ये शायद जनरली सबको पता है कि कैश ऐसे ही आइडल रखेंगे तो उसका कोई यूज नहीं है, वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने एसबी अकाउंट में उसे सेव करके रख लिया है। इज इट सफाइज? मतलब एसबी अकाउंट में हमने उसे इन्वेस्ट कर दिया तो हमें मतलब एकदम निश्चिंत हो जाना चाहिए कि अरे हाँ मेरा पैसा इंटरेस्ट अर्न कर रहा है। इज इट सो? सो यार मुझे आई वुड लाइक पार्टिसिपेशन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स कि आप मुझे बताएंगे कि एसबी अकाउंट में अगर हमारे पैसा है तो इज इट ओके, मतलब इज इट सफाइज? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए या अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए, बताइए। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, यहाँ पर आप चाहिए तो पार्टिसिपेंट्स को अनम्यूट करके मतलब उनको एक फैसिलिटी दे दीजिए, दे कैन अनम्यूट देमसेल्व्स जब भी उनको मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन लेना है तो। थैंक यू सो मच। नो, ओके ग्रेट। काफी काफी अच्छे रिस्पॉन्सेज आए हमारे पास। अगर हम वो रिस्पॉन्स देखते हैं तो काफी लोगों ने नो कहा है, अथर्व ने कहा है कि म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, रुपल मैम ने कहा है कि आई थिंक सो नो करके। ओके फाइन। नॉइस प्रॉब्लम, राजीव सर को नॉइस प्रॉब्लम आ रहा है। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? और ओके फाइन। मोस्ट ऑफ द टाइम नो। हम अपनी बाकी की रूटीन लाइफ में ऐसे बिजी हो जाते हैं, हमको लगता है हमारे बैंक में पैसे पड़े हैं तो इज इट फाइन, और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। बट यहाँ पे हम काफी लूज करते हैं। हमने जो पैसा कमाया है इतनी मेहनत करके, आज पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत लगती है सबको ही पता है, राइट? तो उसके लिए इतनी मेहनत की है तो नाउ लेट योर मनी वर्क फॉर यू ना। क्यों उसे आइडल रख रहे हो? आज आपने पूरा दिन भर मेहनत करके अगर पैसा कमाया है तो नाउ इट्स योर जॉब कि आपको आपके पैसे को दिन रात आपके लिए काम करने को लगाना है। और आपका पैसा आपके लिए दिन रात कैसे काम करेगा? तो उसे दिन रात आपके लिए काम करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए हमें प्रॉपर जगह पे उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट? तो आपको पता होगा कोई भी पर्सन है ना वेल्दी नहीं हो पाएगा अगर वो अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करता है। एंड इन्वेस्टिंग इज द वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप। आप सोए भी हो तो भी आपके पैसों को बढ़ना है, आपके लिए काम करना है, ग्रो करना है। ठीक है,
सो यहाँ पे मैं एक मंत्रा यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू टेक योर ओपिनियन। एक मंत्रा है जिसमें मैंने 2 ऑप्शन डाले हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि उसमें से नंबर 1 या नंबर 2, ठीक है? अगर नंबर 1 है तो आप अकॉर्डिंगली नंबर 1 कर दीजिए, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, और नंबर 2 है तो आप 2 टाइप कीजिए। सो नंबर 1 इज द मंत्रा फॉर द इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। That is number 1. And number 2 is income minus expenses is equal to investment. So let's have your reply in this. Good. काफी लोगों ने कहा है कि नंबर 2 मैक्सिमम, निशा ने एंड अथर्व ने कहा है नंबर 1। सो ग्रेट, निशा एंड अथर्व का आंसर सही है। हमें नहीं ऐसे सोचना है कि हम हमारी इनकम में से हमारे सारे एक्सपेंस कर दे, फिर बचा तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। नहीं, हमें प्री डिसाइड करना है कि इतना पोर्शन, जब आप आपका बजट डिसाइड करोगे उसी में आपको डिसाइड कर लेना है कि मेरी अर्निंग का इतना पोर्शन मेरे इन्वेस्टमेंट में जाना ही चाहिए, एंड उसके बाद जो बचता है उसको आप एक्सपेंस आउट करो। अदरवाइज वी नो कि भी एक्सपेंस की कोई लिमिट नहीं होती। आर एक्सपेक्टेशंस लीड्स टू एक्सपेंसेस। इतने मतलब अनलिमिटेड आप एक्सपेंसेस कर सकते हो, और अल्टीमेटली यू विल एंड अप विद अरे कुछ भी पैसा नहीं बचा, ये मंथ कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा, जाने दो, नेक्स्ट मंथ करते हैं, और वो नेक्स्ट मंथ कब आएगा वी डोंट नो, राइट? सो जस्ट फॉलो दिस मंत्रा, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। और यहाँ पे हम देखेंगे तो जनरली जो आज की डेट में जिसने ऑलरेडी मतलब आपके मदर्स वगैरह है, आपके फादर्स है, उनके लिए यहाँ पे जो भी बाकी पार्टिसिपेंट्स भी है टीनेज के अलावा, उनके लिए मैं कहूँगी एक जनरल फॉर्मूला है। आप भी सब बड़े होके वो फॉर्मूला अडॉप्ट कर सकते हो। दैट इज 30 30 30 10। व्हाट इज दिस 30 30 30 10? सो 30 जो है वो आपको आपके लाइवलीहुड के जो एक्सपेंसेस रहते हैं उसके लिए स्पेंड करना है। Another 30 you have to spend for your liabilities. Liabilities कुछ रिपे करनी है जो आपने EMIs लेके रखी है उसके लिए। Next 30 should be your investment. And last 10% वो आपके entertainment and vacations के लिए आप यूज कर सकते हो। So you should go like this, तो आपका मतलब financial freedom आप बहुत जल्दी अचीव कर पाओगे, और बहुत बेहतर तरीके से आपका रिटायरमेंट जाएगा। ठीक है? सो अभी इन्वेस्टमेंट तो हमने सोचा कि हमें करना है। अगर ये फॉर्मूला आप बड़े होकर अडॉप्ट करते हो वेरी नाइस, पर नहीं तो आपको अपना एक बजट बनाना है कि आज की डेट में आपने अगर अर्न करना शुरू कर दिया है, या नियर फ्यूचर में जैसे अर्न करना शुरू करोगे, तो उसके बाद आपकी अर्निंग कितनी है उसके सामने आप बाकी सारी चीजों को एनालिसिस करो और बजट बनाओ अपना, और फिर स्टिक टू दैट बजट। उसमें अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे इतना पोर्शन इन्वेस्टमेंट करना ही है, देन यू हैव टू डू दैट। उसमें आपको कोई कोई मतलब ऐसे बांध छोड़ नहीं करनी है, ठीक है? और बजट के लिए मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूंगी कि आजकल तो गूगल में भी काफी एप्स में बजट ऐप भी मिलता है, तो वहां पे जाके भी आप आपकी इन्फॉर्मेशन डालोगे तो आप आपका बजट एक बना सकते हो। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ओके, सो इन्वेस्टमेंट हमें करना है, कितना करना है वो हमने सोच लिया, बट इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है वो कैसे हम लोग मतलब देखेंगे? तो उसके लिए मुझे आप बताएंगे? जैसे एक्चुअली मुझे थोड़े तो रिस्पॉन्सेस मिले, जैसे म्यूचुअल फंड्स का मुझे किसी ने बताया, ठीक है? और कोई ऑप्शंस आपको लग रहे हैं इन्वेस्टमेंट के, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? प्लीज आप चैट बॉक्स में एक बार टाइप करके बताएंगे मुझे। गोल्ड, ओके, स्टॉक, अच्छा। सो आई हैव आस्क्ड कि भाई इन्वेस्टमेंट कितना करना है, क्वांटिटी वाइज मतलब अमाउंट वाइज हमने सोच लिया, बट उसे कहाँ करना है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो मैं यहाँ पर पूछ रही हूँ। शेयर मार्केट, FD, ग्रेट, सुपर। काफी 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 हमें ऑलमोस्ट सब कवर हो गए इन्वेस्टमेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं। सुपर। सो इन्वेस्टमेंट के टाइप्स डेफिनेटली मतलब ये है, जैसे कि हम कुछ अमाउंट हमारे SB अकाउंट में, कुछ अमाउंट FDs में, RDs, रिकरिंग डिपॉजिट जो होती है, म्यूचुअल फंड्स है, शेयर सिक्योरिटीज है, गोल्ड है,
कोई घर खरीदता है एज़ अ इन्वेस्टमेंट ताकि फ्यूचर में उसको रेंटल इनकम उसमें से जनरेट हो। काफ़ी ऑप्शंस है हमारे पास, ठीक है? बट ये जो सारे ऑप्शंस है, वो ऑप्शंस में किसी ने कहा कि अरे यार शेयर मार्केट आजकल अभी प्राइस डाउन हो रहा है, उसका इंडेक्स डाउन हो रहा है, तो चलो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, आगे जाके उसका प्राइस बढ़ने वाला है। तो हमने उसमें डाल दिया। किसी ने कहा यार म्यूचुअल फंड के एसआईपी में अगर डालेंगे तो कुछ भी हो जाए, उसमें तो बेनिफिट होना ही है लॉन्ग रन में, तो चलो उसमें डाल दिया। इज़ इट सो? कि किसी के बोलने पे एक टिप यहाँ से मिली, एक टिप यहाँ से मिली और हम लगे हमारे फटाफट इन्वेस्टमेंट करने? नो। इन्वेस्टमेंट शुड बी गोल बेस्ड। इन्वेस्टमेंट आपके गोल के हिसाब से ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारे फाइव क्लब फैमिली को तो पता ही है, हम डेली बेस पे हमारे लाइफ गोल के ऊपर इतना गौर करते हैं, उसको रिपीटेडली रिमाइंड करते हैं ताकि हम वो अचीव कर पाएँ। सो इन्वेस्टमेंट का भी वैसा ही है। हमें इन्वेस्टमेंट गोल बेस्ड करना चाहिए। तो व्हाट इज़ दिस गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट? तो यहाँ पे जैसे कि अथर्व है। अथर्व ने सोचा कि चलो 3 साल के बाद मुझे बाइक लेनी है। मैं कॉलेज में मतलब मेरा ये कब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो मुझे बाइक में फिर मस्त। निशा ने सोचा यार मैं तो मोटिवेशनल कोर्स ही अभी करने वाली हूँ, आगे जाके पापा ने जो किया है वही मैं आगे बढ़ने वाली हूँ। तो पापा ने अगर इतनी सारी ट्रेनिंग्स ली है, तो व्हाई नॉट मी? तो 5 साल के बाद वो सोचेगी मेरा भी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद मैं भी बहुत सारी बड़े-बड़े मतलब जो ट्रेनर्स रहेंगे उनकी लूँगी ट्रेनिंग्स, तो उसमें भी हमको पैसे चाहिए, ठीक है? फिर किसी ने सोचा है कि भई अनुष्का है, अनुष्का सोचेगी कि यार मैं तो बहुत छोटी हूँ पर मेरी अर्निंग तो शुरू है अभी, तो 10 साल के बाद मेरा भी वक़्त आएगा, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो मैं उसके लिए इन्वेस्ट करती हूँ। या यहाँ पे जो भी आपके मदर्स वग़ैरह है, फादर्स है, तो वो लोग सोचेंगे कि यार 40s में पहुँच गए हैं, 20 साल के बाद तो रिटायरमेंट आना ही आना है, तो 20 साल के बाद मुझे मेरा रिटायरमेंट अच्छे से जाए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस तरीके से आपके गोल्स है और सबका एक गोल नहीं होगा, हमारे मल्टीपर्पज़ गोल रहेंगे। अथर्व का सिर्फ एक गोल नहीं रहेगा बाइक का, उसको बाइक लेनी है, 5 इयर्स के बाद कुछ और करना है, 10 इयर्स के बाद कुछ और करना है, 20 इयर्स के बाद तो कुछ और करना है, 30 के बाद उसका भी रिटायरमेंट नज़दीक आएगा। तो वो भी अभी से ही हमें सोचना है। तो वो सारे गोल पर्पज़ हमारे जो मतलब हम डिसाइड करते हैं, उसके बेसिस पे उसका टाइमलाइन क्या है? उसका टाइमलाइन जैसे है, उसी हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट करना है। यानी वो टाइम के बाद हम वो इन्वेस्टमेंट विथड्रॉ करेंगे और हमारा जो गोल है, उसे पूरा करेंगे। ठीक है? सो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमने जैसे देखा कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट स्टिल वो ऑप्शंस चूज़ करते टाइम हमें क्या सोचना है? जैसे हमने देखा कि एसबी में भी इंटरेस्ट मिलता है और बाकी सारे ऑप्शंस भी है। तो सेविंग बैंक अकाउंट में सिर्फ रखने से हमें क्या मिलेगा? सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? और जो कितना रहता है आजकल 4%, अभी तो और कम हो गया 3%, करेक्ट? फिर अगर देखेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट, उसमें कितना इंटरेस्ट रेट है? अराउंड 7%, कहीं-कहीं कम होके 6% पे आ गया, 8% मैक्स टू मैक्स। तो इस तरीके से है बट हम वी आर गेटिंग ओनली सिंपल इंटरेस्ट, राइट? पर उसी जगह पे हम एसआईपीज़ में डालते हैं या उसमें हम लोग मतलब सिक्योरिटीज में डालते हैं लॉन्ग रन के लिए, तो वहां पे हमें क्या मिलता है? हमें उसकी वैल्यू इतनी बढ़ के क्यों मिलती है? दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो मेरे ख्याल से पढ़ाई के लिए तो ये आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि व्हाट इज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट? चैट बॉक्स में टाइप करके। अथर्व एंड तन्वी गायब हुए मतलब यानी वो चैट बॉक्स में टाइप करने गए हैं। ठीक है, उनका रिस्पॉन्स देखते हैं, अदरवाइज आई विल जस्ट कंटिन्यू विद दैट। लेट देम ट्राई। परफेक्ट, परफेक्ट निशा। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, वेरी नाइस। अथर्व, अथर्व ने काफी डिटेल में बताया है। सुपर, नाइस। चक्रवर्ती, ग्रेट ग्रेट।
वेरी नाइस रिस्पॉन्सेस। यस, तो हमें पता है कि कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट रहता है वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, एंड हमारी प्रिंसिपल के साथ जब वो फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट जुड़ता है, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट मंथ में, उसके ऊपर भी अगेन इंटरेस्ट मिलते जाता है। तो वो साइकिल गोज एंड गोज। ठीक है, तो यहाँ पे काम करते हैं, जैसे अनुष्का भी छोटी है और जिनकी पढ़ाई में नहीं आया, किसी को ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली इतना क्लियर नहीं, हम लोग एक स्टोरी देखते हैं। स्टोरी तो शायद सबको पता है, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टोरी देखते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, हम लोग जस्ट 2.5 मिनट्स की स्टोरी है, 3 मिनट्स की, हम लोग देख लेते हैं। सो वो हमारा आइडिया और क्लियर करेगा। निशा, मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊंगी या हो नहीं रहा है? उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया। शुरू कर दी। वाह 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 वाह। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा। सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं? जी हाँ महाराज। तो फिर ऐसा ही हो। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8। इस तरह वो रखते गए। जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा। और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी। कहानी की सीख, चक्रवृद्धि की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। अगर आप हर महीने नियम पूर्ण देखी सबने स्टोरी? ठीक है, सो दिस इज व्हाट पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे चावल का एक दाना फर्स्ट बॉक्स में उसने रखा और उसमें जैसे रहता है चेस में 64 बॉक्सेस। तो दे थॉट क्या यार सिर्फ एक दाने से शुरुआत है, कितने तक पहुंचेंगे, बट वो एवरी खाने में अगर डबल होते गया तो क्या हालत हो गई। ठीक है, तो वही चीज होती है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में। इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी, बहुत स्मॉल अमाउंट में भले ही आप इन्वेस्ट करो, बट अगर उसको लॉन्ग रन के लिए आप रखोगे, ठीक है, तो वो लॉन्ग रन में आपको यही कंपाउंडिंग इफेक्ट देगा, और मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यू कैन जस्ट एक्सपीरियंस इट। सो आपने सुना होगा, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उन्होंने भी एक कोट कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पे। जो उसको अंडरस्टैंड कर लिया वो अर्न करेगा लॉट्स ऑफ, एंड जो नहीं अंडरस्टैंड कर पाया तो उसे फिर भुगतना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने देखा स्टोरी फॉर्म में, तो वही चीज मैं आपको फिगर्स में भी एक बार बताना चाहूंगी। लेट्स सी फ्रॉम फिगर्स, जस्ट 1 मिनट।
to see my screen? Okay. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर SIP जैसे काफी लोगों ने बोला म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, तो 5 इयर्स में हम लोग रखते हैं या एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लोग सोचते हैं। म्यूचुअल फंड में जनरली बोला जाता है कि 10 से 15% के बीच में तो श्योर टू श्योर हमें मिलता है, ठीक है, रिटर्न्स मिलते हैं। तो अगर 5 इयर्स में हमने रखा, एवरी मंथ हमने 5,000 इन्वेस्ट किए, तो उसमें क्या है, यहाँ पे शुरुआत होगी 3.87 लाख से 5 इयर्स में, और वही चीज एवरी ईयर हम लोग यहाँ देखेंगे तो इट्स नॉट जस्ट डबलिंग, सिर्फ डबल भी नहीं हो रहा है। आप देखेंगे 10 इयर्स के बाद टाइम होराइजन डबल हुआ है 5 to 10, बट रिटर्न्स के फॉर्म में 3.87 के सामने हमें 10.24 मिला है। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट। वही चीज यहाँ 10 में 10.24 है, बट 20 इयर्स में इट्स नॉट ओनली 20, इट्स 37.97। दिस इज व्हाट कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो आप यहाँ पे ये 5,000 का है, वैसे ही आप शुरुआत में थोड़ा कम अर्न करो, आप 500 से शुरू करो, 1,000 से शुरू करो जब अपनी अर्निंग शुरू हो रही है, बट यू कैन जस्ट फील द मैजिक ऑफ दिस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे बच्चे क्या सोचेंगे, शायद आप लोग को लगेगा यार रिटायरमेंट तो बहुत दूर है, बट आई वुड लाइक टू एडवाइज यू ऑल कि जब आपकी फर्स्ट अर्निंग आप शुरू करते हो तभी से आप आपके रिटायरमेंट के लिए भी छोटा सा स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, एंड यू जस्ट सी कि आपके रिटायरमेंट के टाइम पे आपको कितना फिनेंशियल फ्रीडम रहेगा, एंड यू विल लीव योर लाइफ वेरी हैप्पीली विद द वे यू वांट टू लिव। आप उस तरीके से आप आपकी लाइफ जी पाओगे, ठीक है। सो हमने कंपाउंडिंग इफेक्ट का तो मतलब देख लिया, मैजिक क्या है, इट्स एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अभी हम लोग जनरली इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो उसको ग्रो करना है तो उसके सामने हमारे पास मेन 2 फैक्टर रहते हैं। हम क्या करते हैं, उसके ऊपर रिटर्न्स कितना आ रहा है, उसमें रिस्क कितना है। यू ऑलवेज नीड टू जस्ट बैलेंस इट कि भाई हाँ, रिटर्न ज्यादा है, अगर कहीं पे 20% मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, पर सामने अगर मुझे रिस्क है कि मैं मेरी प्रिंसिपल भी खो दूं, तो वहां पे हमें नहीं जाना है। यू शुड ऑलवेज टेक कैलकुलेटेड रिस्क। जो रिस्क आप टॉलरेट कर पाओ वो रिस्क ही आपको लेना है, यानी जहां पे आप मतलब मिटिगेट कर पाओ दोनों चीज कि हाँ, यहाँ इतना इंटरेस्ट, मुझे 12-15% इंटरेस्ट ठीक है, इतना रिस्क ठीक है, तो जस्ट गो फॉर। एंड हमेशा अपना पोर्टफोलियो जो है इन्वेस्टमेंट का, दैट शुड बी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। व्हाट इज डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो? कि उसमें क्या होता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपके जो ऑप्शंस रहेंगे वो आपके हाई रिस्क वाले होने चाहिए, जहां पे आपको ग्रोथ ज्यादा मिलेगी, बिकॉज रिस्क एंड रिटर्न्स आर गोइंग हैंड बाय हैंड। जहां रिस्क ज्यादा है वहां रिटर्न ज्यादा, जहां रिस्क कम वहां रिटर्न कम। SB अकाउंट में एकदम कम है हमें रिटर्न, रिस्क भी नहीं है, हमारी प्रिंसिपल नहीं जाएगी, राइट। वही शेयर मार्केट में ट्रेडिंग जो करते हैं तो वहां पे उनको रिटर्न्स ज्यादा है, बट वहां पे रिस्क भी उतना है। बट यहाँ पे मैं अगेन शेयर मार्केट का नाम आया है तो आई वुड लाइक टू से कि शेयर मार्केट में काफी लोग, जो बच्चे आजकल के यंगस्टर्स काफी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उसके लिए कि अरे यार शेयर मार्केट में जाते हैं, उनको कुछ और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कुछ नहीं करना है, बीकॉम हुआ या नहीं हुआ उनके बाद उनको लगता है मैं सीधा शेयर मार्केट में घुस जाता हूँ, यार कितने पैसे मिल रहे हैं, कम जब है रेट्स तब हम घुस जाओ एंड फिर बाद में एग्जिट कर लो, जैसे प्रॉफिट दिखा फटाफट बुक कर लो। बट इज इट सो? ये क्या है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो हम बोलते हैं कि अरे फटाफट हमको लेना है, बट उसमें कोई भी आज तक लॉन्ग रन में अर्न नहीं कर पाया है। अगर ये एटीट्यूड रखा है तो दैट शुड नॉट बी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन होना चाहिए। यानी क्या है कि आपने अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, बुरा नहीं है, ठीक है, करो, अच्छे स्क्रिप्ट है, करो, वो अच्छा करने वाले सत्यम है, इन्फोसिस है, ओके, बट वहां पे आपको लॉन्ग रन में रखना है। अगर लॉन्ग रन में आप जाओगे तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिलने ही है विथ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की इफेक्ट के साथ, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स में जाओ, म्यूचुअल फंड्स में अगेन ऑप्शंस रहते हैं, डेट ऑप्शन, ग्रोथ ऑप्शन। तो डेट ऑप्शन है, वहां पर रिस्क कम है तो रिटर्न्स भी कम है। ग्रोथ ऑप्शन में जाओगे तो रिटर्न ज्यादा है हमारे पास, बट रिस्क भी है। बट अगर लॉन्ग रन में डाला है आपने म्यूचुअल फंड्स में, ग्रोथ फंड में, तो आपको वहां पे भी कंपाउंडिंग इफेक्ट का मैजिक देखने को मिलने ही वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन मैं वही कहना चाहूंगी कि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, एंड कंपाउंडिंग इफेक्ट का हमें मैजिक एक्सपीरियंस करना है। और
यहाँ बच्चों को तो मैंने बता दिया, बट यहाँ पे मैं पेरेंट्स को भी अपील करना चाहूंगी, ऑल पेरेंट्स, के हम हमारे टाइम पे क्या किया था कि हमें कोई भी चीज इंस्टेंट मांगने पे नहीं मिलती थी, तो हमारे अंदर ऑलरेडी वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन आता था एंड डेवलप हुआ था, ठीक है। पर आजकल का ट्रेंड क्या है, बच्चे के मुंह से निकला नहीं और चले पेरेंट्स उनको दिलाने के लिए फटाक से, नहीं, मेरा बच्चे ने मांगा, उसके मुंह से डिमांड निकली तो फटाक से पूरी होनी ही है, बट इट शुड नॉट बी देयर। उनके अगर लाइफ लर्निंग उनको देनी है तो एवरी टाइम उनके बोलने पे तुरंत नहीं देना है। अगर वहां पे हम डिले कर सकते, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, नॉट सो अर्जेंट, तो उसे डिले करवाना ही है और आपको उसको थोड़े वक्त के बाद ही देना है और उसको वो सिखाना है। और यहाँ पे बाय राइट एंड स्टिक टाइट, वो पॉलिसी, वो फॉर्मूला आपके लाइफ में आपको होना चाहिए। एंड कैश आइडल मनी है, जहाँ पे कुछ रिटर्न्स नहीं है, तो कैश में आपको ज्यादा नहीं रखना है। कैश रखने के वजह, घर के खर्च के लिए, 1 मंथ के खर्चे के लिए हम लोग सोचेंगे हम कैश रखते हैं, बट उसके लिए भी आजकल काफी डिजिटल मोड्स हमारे पास अवेलेबल है। तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग दिस कैश इन हैंड, आप रखो उसको एसबीआई अकाउंट में, कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा। और सारे आप जीपे या वगैरह लिंक कर दो, फोन पे वगैरह, और वहां से सारे खर्चे करो। हाँ, जहाँ पे एकदम हार्ड एंड फास्ट जरूरत के कैश में ही करना पड़ेगा, तो उतने ही कैश सिर्फ आपके हाथ में रखो आप। सो एफडीज एंड लिक्विड फंड्स, जो म्यूचुअल फंड्स में रहते हैं, वो क्या होता है, वो आपको इतना ही क्वांटम रखना है जो आपकी इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाए। यानी कुछ भी इमरजेंसी आती है आपकी लाइफ में, तो इमीडिएटली आप उसको लिक्विडेट करके वो मनी यूज कर पाओ। तो वो आपको आपके बजट में तय करना है कि मुझे एसबीआई में कितना रखना है, एफडी एंड लिक्विड फंड में कितना रखना है। सो एट द लास्ट मैं एक ही चीज बताऊंगी कि रिमेम्बर द इंस्टेंट का जो कोट है, कंपाउंड इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, दैट इज जस्ट मार्वेलस कॉन्सेप्ट। तो आप उसे ध्यान में रखिए। एंड स्मॉल इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड will bring more capital over time and help you to reach financial freedom that much faster. इतना ही जल्दी आप financial freedom फटाफट अचीव कर पाओगे। So this is to all that start small, stick to it, diversify your portfolio, and be patient and make smart decisions. Thank you so much.